वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन ठीक है। तो इस वृत्तीय गति में हम लोगों को बेसिकली वैसे तो इस बार सिलेबस कम करके दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वृत्तीय गति में आपको पढ़ना पड़ेगा वृत्त का परिचय और वृत्तीय गति के लिए जितने भी परिभाषा हैं, जैसे अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र त्वरण क्या है, अपकेंद्र बल क्या है, ये सब डिटेल पढ़ना होगा। और उसके बाद में आपको वृत्तीय गति में कोणीय और रेखीय राशियों के बीच में संबंध सीखना हो। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वृत्तीय गति के लिए जो पहली शर्त है वो क्या है कि कोई कण वृत्तीय गति करेगा या नहीं। उसकी पहली शर्त है कि जो बल है वो वेग के लंबवत होना चाहिए और टूवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। टूवर्ड्स सेंटर यानी केंद्र की ओर लगना चाहिए। बल वेग के लंबवत होना चाहिए और दूसरा ये बल हमेशा केंद्र की ओर लगना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि जो पॉइंट है या हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहें, जो बिंदु वस्तु है उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, स्थिर बिंदु से नियत, स्थिर बिंदु से नियत होनी चाहिए। यानी अगर इस एक बिंदु के चारों तरफ कोई कण गति कर रहा है तो इसकी दूरी ये सदैव क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अर्थात जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ भी ये दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी ये गति होगी वृत्तीय गति, अन्यथा वृत्तीय गति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। तीसरी जो शर्त में हम लोग पढ़े थे वो था एक समान वृत्तीय गति। कौन सी वृत्तीय गति भाई? एक समान वृत्तीय गति, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक समान वृत्तीय गति की क्या शर्त है? वृत्तीय गति एक समान अगर है तो उसमें एक चीज़ स्थिर होती है और वो क्या है? चाल। चाल के मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वेग निरंतर बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वेग परिमाण पर ही नहीं दिशा पर भी निर्भर करता है। और जब गोल गोल कोई चीज़ घूमेगी वृत्त में तो उसकी दिशा नियमित रूप से क्या होगी? बदलती रहेगी। तो दिशा निरंतर बदल रही है, इसका मतलब वेग भी निरंतर क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, तो शर्त ये है कि एक समान वृत्तीय गति तभी होगी जब चाल क्या हो? नियत हो। लेकिन चाल तो नियत हो गया पर वेग नियत नहीं रहेगा, वेग लगातार बदलेगा क्योंकि दिशा क्या होगी? बदलती रहेगी। नेक्स्ट है कि इस वृत्तीय गति अगर एक समान है तो इसमें जो वेग का परिमाण होता है वो चाल के बराबर होता है। जो वेग का परिमाण है वो चाल के क्या होता है? बराबर होता है। और चौथी बात ये है कि जो बल है वो केंद्र की ओर होना चाहिए, बल केंद्र की ओर। और ऐसे बल को क्या कहा जाएगा? जो किसी एक बिंदु की ओर लगता हो। वास्तव में इसे कहते हैं त्रिज्य बल। कौन सा बल कहते हैं? त्रिज्य बल। जब कोई बल किसी एक स्थिर बिंदु की ओर लगता है तो ऐसे बल को कहते हैं त्रिज्य बल। पर यहाँ पे नाम त्रिज्य बल नहीं, अभिकेंद्र बल होगा। कौन सा नाम लिखा जाएगा? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी चार बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। तो वृत्तीय गति का आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि पहला कि अगर कण का जो वेग है वो बल के क्या होना चाहिए? लंबवत, और ये बल सदैव केंद्र की ओर लगना चाहिए। दूसरा
जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तीसरा, अगर एक समान वृत्तीय गति की हम बात करते हैं तो उसमें चाल नियत होना चाहिए, जबकि वेग नियत नहीं होगा, लेकिन वेग का जो परिमाण होगा वो चाल के बराबर होगा। चौथी शर्त है कि बल केंद्र की ओर जो लग रहा है उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और एक अभिकेंद्र बल अवश्य होना चाहिए। अब ये अभिकेंद्र बल है क्या चीज़, जो पांचवी बात है वो ध्यान में रखना। अभिकेंद्र बल कौन सा बल होता है, क्या ये कोई नया बल है? अभिकेंद्र बल क्या कोई नया बल है? तो इसका उत्तर है अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है। प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा ले लें तो वो प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पर वो चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति में गति कर रहा है ना, है कि नहीं? ना चंद्रमा पृथ्वी की ओर आता है और ना ही पृथ्वी से दूर जाता है। वैसे तो जा रहा है, पर ईयर लगभग 2 सेंटीमीटर उसमें विस्थापन हो रहा है, चाँद दूर हो रहा है पृथ्वी से, लेकिन ऐसे रैंडम मान ले तो जितनी दूरी उसकी अपेक्षा जो उसका विस्थापन है वो शून्य मान लिया जाता है। नगण्य 2 सेंटीमीटर क्या मतलब है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं माना जाता। तो ऐसे में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है ना, लेकिन वो चंद्रमा पृथ्वी से बाधा किस शक्ति के कारण है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही वृत्त में घूमने के लिए ही तो अभिकेंद्र बल प्रदान कर रही है। दूसरा, आप कोई रस्सी लीजिए और उस रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांध लीजिए और फिर रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमाइए, तो पत्थर वृत्तीय गति करेगा। फिर वो पत्थर जो वृत्तीय गति कर रहा है उस पर बल लग रहा है कि नहीं, और बल किसके कारण लग रहा है? रस्सी के कारण। तो रस्सी का जो तनाव बल है वो किसका काम कर रहा है? अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है कि नहीं? ठीक है, ऐसे कोई सड़क पर कोई कार आप ऐसे मोड़ोगे, साइकिल मोड़ते हो, तो जब कार और साइकिल ऐसे आप मोड़ते हो तो घर्षण बल लगता है। वो घर्षण बल के कारण आप केंद्र की ओर थोड़ा सा झुकते हुए ऐसे मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? सड़क और टायर के बीच घर्षण बल से मिल रहा है। तो वास्तव में अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, ये कोई भी बल हो सकता है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो वैद्युत बल है, चाहे वो घर्षण बल हो, या फिर तनाव बल हो, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टर्म। ठीक है, तो इन सभी बलों से हम अभिकेंद्र बल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बल अभिकेंद्र बल की तरह व्यवहार कर सकता है। तो कल शायद पहला टॉपिक यही था, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, इस पे चर्चा किए थे हम लोग, और ये वृत्तीय गति के बारे में आपको स्टेटमेंट थोड़ा बताया गया था। अब इतना आप नोट कर लो एक बार फिर से, फिर उसके बाद हम वृत्तीय गति के एक एक कंपोनेंट पर चर्चा करते हैं। वृत्तीय गति से संबंधित परिभाषाएं। वृत्तीय गति से संबंधित परिभाषाएं। वृत्तीय गति से संबंधित परिभाषाएं, उसमें से पहली परिभाषा आप रेडी लगा लीजिएगा, त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश अंग्रेजी में कहते हैं रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर लिखिए, वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से गतिमान कण, वृत्त के केंद्र से गतिमान कण तक की दूरी को प्रदर्शित करने वाली
प्रदर्शित करने वाले सदिश, प्रदर्शित करने वाले सदिश को त्रिज्य सदिश कहते हैं। सदिश को त्रिज्य सदिश कहते हैं। दूसरे लाइन से लिखिएगा, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश कण के वृत्तीय गति, कण के वृत्तीय गति की स्थिति को व्यक्त करता है। की स्थिति को व्यक्त करता है। स्थिति को व्यक्त करता है। कैसे भाई, कैसे व्यक्त करता है वो भी देखो। देखिए, ये मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है और ये हो रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति हो रही है, सर्कुलर मोशन। इसमें कभी कण यहाँ होगा, कभी कण यहाँ होगा, कभी कण यहाँ होगा। इस वृत्तीय पथ पर ये ऐसे गति कर रहा होगा, ऐसे तो होगा। तो ये जो वृत्तीय पथ पर कण गति कर रहा है, इस कण तक को केंद्र से मिलाने वाला जो सदिश होगा उसे क्या कहेंगे आप? त्रिज्य सदिश। तो मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ वेक्टर OP को क्या कहा जाएगा? रेडियल वेक्टर, ठीक है, इसे त्रिज्य सदिश कहेंगे। ये कण अगर मान लो पॉइंट Q पर पहुँच गया तो त्रिज्य सदिश यहाँ पहुँच जाएगा। अगर पॉइंट R पे पहुँच गया तो त्रिज्य सदिश यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो इस वृत्तीय गति में, तो पहले कण जब P पॉइंट पे था तो इसका एंगल मान लो 0 है। जब Q पॉइंट पे पहुंचा तो इसका एंगल मान लेते हैं थीटा है। और जब R पॉइंट पे पहुंचा तब इसका एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ तक जो विस्थापन हुआ वो थीटा है और ये पूरा विस्थापन क्या है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो ये बीच में सिर्फ इतना विस्थापन क्या मिला हमें? डेल्टा थीटा मिला। यहाँ पर जो डेल्टा थीटा आप देख रहे हो इसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं जी इसे? कोणीय विस्थापन। और इस कोणीय विस्थापन के लिए ये चाप की लंबाई भी तो है, तो इस चाप की लंबाई को S मान ले। तो ये जो चाप की लंबाई S है इसे कहते हैं रेखीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन कहेंगे भाई? रेखीय विस्थापन। तो अगर इस चित्र को आप ध्यान से समझो तो इसमें जो ये विस्थापन यस है, रेखीय विस्थापन, इसमें कण स्वयं चल रहा है, कण द्वारा स्वयं पथ की लंबाई को तय किया जा रहा है ना, तो ये रेखीय है। लेकिन इस कण को इंगित करने वाला त्रिज्य सदिश भी तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुई होती है ऐसे चलती है, समझ रहे हो? तो जो घड़ी की सुई इधर उधर कोण विस्थापित होती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी वृत्तीय गति में एक साथ दो विस्थापन मिलेगा। वृत्तीय गति में एक रेखीय विस्थापन होगा और एक कोणीय विस्थापन होगा। लेकिन जो शब्द कोणीय है उसका संबंध किससे होगा? इस त्रिज्य सदिश से। और जो शब्द रेखीय है उसका संबंध किससे होगा? इस कण से होगा, जो कण इस वृत्त की परिधि पर चल रहा है। जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है ना, तो जो मोटरसाइकिल है उसका जो विस्थापन है वो क्या है? रेखीय। लेकिन अगर केंद्र से और मोटरसाइकिल सवार तक एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचो तो रेखा भी तो ऐसे ऐसे घूमेगी। तो जो रेखा का विस्थापन है वो क्या कहलाएगा? कोणीय। और जो कण का विस्थापन है वो क्या कहलाएगा? रेखीय। तो इसमें स्पष्ट ध्यान में रखना, रेखीय जब भी शब्द यूज किया जाएगा ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? त्रिज्य सदिश, कोणीय हमेशा त्रिज्य सदिश के लिए और रेखीय हमेशा कण के लिए, ठीक है। जो कण की स्थिति है उसे रेखीय बोलेंगे।
अब इन दोनों में कुछ संबंध भी हो सकता है। क्या संबंध हो सकता है? देखो, ये त्रिज्या होगी वृत्त की, तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ कोण क्या यूज़ करेंगे? डेल्टा थीटा, और चाप क्या होगा? एस। यस के बजाय डेल्टा एस लिखे, चूँकि विस्थापन है तो आगे डेल्टा लगा देते हैं। तो डेल्टा एस अब बटे त्रिज्या क्या है? आर। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर। यानी हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एस बराबर आर इंटू डेल्टा थीटा। यानी जो रेखीय विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन का आर गुना होता है। ये है आपका पहला त्रिज्य सदिश और उससे संबंधित धारणा। इसे नोट कर लो, फिर और एक एक करके पढ़ते हैं। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय तथा रेखीय वेग। लिखिए, हेडिंग लग गई है, उसमें आप डेफिनेशन लिखो। वृत्तीय गति करते, वृत्तीय गति करते किसी कण के लिए, वृत्तीय गति करते किसी कण के लिए कोणीय विस्थापन की के लिए कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर, कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर कोणीय वेग कहलाता है। परिवर्तन दर कोणीय वेग कहलाता है। समय के साथ परिवर्तन दर कोणीय वेग कहलाता है। देखो, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे औसत कोणीय वेग। जो औसत कोणीय वेग है ये होगा ओमेगा बार बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन, और डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल है। तो कोणीय विस्थापन और समय अंतराल का जो अनुपात है उसे कहेंगे हम औसत कोणीय वेग। दूसरा क्या होता है? तात्क्षणिक, इंस्टेंट होता है। तो तात्क्षणिक शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब समय अंतराल बहुत छोटा हो। तात्क्षणिक कोणीय वेग, तो तात्क्षणिक तब होगा जब डेल्टा टी टेंस टू क्या हो? 0। तब ये हो जाएगा ओमेगा, और तब ये डेल्टा थीटा नहीं डी थीटा हो जाएगा, और ये डेल्टा टी नहीं क्या बन जाएगा? डी टी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा डी टी। तो कोणीय वेग के दो रिजल्ट हैं, एक औसत कोणीय वेग और एक तात्क्षणिक कोणीय वेग। औसत में समय अंतराल 20 सेकंड 50 सेकंड ऐसे होता है। तात्क्षणिक वाले में 1 सेकंड 0.2 सेकंड इस टाइप से समय लिया जाता है। तो कम समय अंतराल के लिए तात्क्षणिक वेग मिलेगा, ज़्यादा समय अंतराल के लिए औसत कोणीय वेग मिलेगा। ये दोनों रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, तब आपको रेखीय वेग बताते हैं।
रेखीय वेग में लिखिए को रेखीय विस्थापन की समय के सापेक्ष परिवर्तन दर को रेखीय वेग कहते हैं। रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को रेखीय वेग कहते हैं। रेखीय वेग कहते हैं। और रेखीय वेग से तो परिचित हो आप, इसे v से व्यक्त करते हैं, है ना। तो ध्यान देना, वृत्तीय गति में अगर आप कहते हो कि रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या है, तो रेखीय वेग भी दो तरीके का होगा। एक औसत यानी बड़े समय अंतराल के लिए औसत रेखीय वेग, तो औसत रेखीय वेग को b बार लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे डेल्टा s बाई डेल्टा t, ऐसे तो यूज़ करेंगे। तो ये कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल जैसा यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा औसत रेखीय वेग। दूसरा होता है तात्क्षणिक मतलब बहुत कम समय अंतराल के लिए। तो तात्क्षणिक रेखीय वेग तब मिलेगा जब समय अंतराल डेल्टा t टेंस टू क्या हो, 0 हो। बहुत छोटे समय अंतराल जैसे 0.2 सेकेंड पर वेग क्या है या 1 सेकेंड बाद क्या वेग है। तो जब छोटे समय अंतराल को यूज़ करते हैं तो उसे इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और जब बड़ा समय अंतराल लेते हैं 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे, तो उसे बोलते हैं औसत। जैसे मैंने समझाया था ना कि यहाँ से बस्ती आपको जाना है, यहाँ से बस्ती की दूरी 60 किलोमीटर मान लो है। अगर आप 60 किलोमीटर दूरी तय करते हो और आपको 2 घंटे लगा, कितने घंटे लगे, 2 घंटे, तो डुमरियागंज से बस्ती गए, 60 किलोमीटर की यात्रा आपने तय की, समय लगा कितने घंटे, 2 घंटे। तो हम बोले कि बताओ आपकी चाल कितनी थी, तो आप बताओगे कि 60 किलोमीटर 2 घंटे में गए हैं, इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए हैं, यही तो बोलोगे ना। तो जो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या वो आपका तात्क्षणिक चाल है? नहीं, औसत है। क्यों? क्योंकि डुमरियागंज जब आपने बाइक स्टार्ट किया था तो बाइक क्या 30 से चला रहे थे? क्या 30 से ही चलाते हुए बस्ती गए हो? अरे कहीं 60 भी जाओगे, कहीं 65 भी जाओगे, कहीं पर रुक कर चाय भी पियोगे तो वेग 0 होगा कि नहीं। तो जो समय है वो पर सेकंड के समय के अनुसार वेग बदलता है। तो किसी विशेष समय पर जो वेग होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और जब बोलोगे कि 60 किलोमीटर 2 घंटे में गए, तो वो एवरेज वेलोसिटी आती है। औसत आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर चले हो, तो वो एक है औसत और एक है तात्क्षणिक, जो कम समय अंतराल के लिए होता है। तो जब समय अंतराल हम छोटा कर देंगे तो स्वाभाविक है ये वेलोसिटी है v बराबर हो जाएगी ds dt। अगर इसे सदिश रूप में लिखना चाहोगे तो वेक्टर v बराबर वेक्टर ds वेक्टर dt। ये आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया रेखीय वेग, इसे नोट कर लीजिए आप। अगली हेडिंग लगा लीजिए, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग किसका होगा भाई? कण का। रेखीय वेग किसका होगा? कण का होगा। जबकि कोणीय वेग किसका होगा? त्रिज्य सदिश का होगा। दोनों में भेद समझ रहे हो ना? दो वेग मिल रहे हैं, एक कोणीय एक रेखीय। तो जो रेखीय है वो किसका है? कण का। और जो कोणीय है वो त्रिज्य सदिश का है, जो वृत्त के केंद्र से कण की स्थिति को पॉइंट करके ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। तो आपने क्या हेडिंग लगाया है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। कैसे संबंध स्थापित करेंगे? ध्यान दीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि जो कोण होता है डेल्टा एस, ये संबंध हमें पता है। डेल्टा एस बराबर क्या होता है? r इंटू डेल्टा थीटा, ये तो पता है ना।
जो डेल्टा एस है वो आर इंटू डेल्टा थीटा होता है, ये हमें मालूम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम इसमें समय से क्या करेंगे, भाग, डेल्टा टी से भाग, डेल्टा टी से भाग करोगे तो क्या बनेगा, ये जो डेल्टा एस है बटे डेल्टा थीटा है, इसके भी बटे क्या लगाएंगे, डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी से क्या कर रहे हैं हम, भाग कर रहे हैं, यही तो होगा। अब ज़रा ध्यान दो, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को क्या बोलते हो, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को तो बी बोलते हैं ना, लेकिन ये औसत है, ये कौन सा है, औसत है। हम इस डेल्टा टी को और छोटा ले लें, समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाए, 0, तब ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बदल कर क्या बन जाएगा, अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हुआ तो जो डेल्टा एस डेल्टा टी है वो डी एस और डी टी बन जाएगा, तो जाएगा डी एस बटे डी टी बराबर आर, और डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी औसत कोणीय वेग है। जब सूक्ष्म अंतराल की बात करेंगे तो ये डेल्टा बदलकर डी थीटा डी टी हो जाता है, यही तो होता है भाई, डेल्टा टी टेंस टू 0 के लिए यही तो यूज करेंगे रिजल्ट। बट आप देखो डी एस डी टी को क्या कहते हो, डी एस डी टी को भी कहते हैं रेखीय वेग, डी थीटा डी टी को क्या कहते हैं, डी थीटा डी टी को ओमेगा कहते हैं कोणीय वेग, तो v बराबर आर ओमेगा, यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। तो अभिष्ट संबंध क्या आया, b बराबर आर इंटू ओमेगा, यही है कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध, और बहुत सरलतापूर्वक हल किया गया है। कैसे, हमें पता था कि जो रेखीय विस्थापन होता है वो आर गुणे कोणीय विस्थापन होता है, इसमें डेल्टा टी से हमने भाग कर लिया और समय अंतराल को छोटा लिया तो हमें वेलोसिटी मिल गई, दैट्स इट। ये हो गया रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध, इसे नोट किया जाए। तो इसके आगे और बताते हैं।